पिछला वाला सारा लिख लिया था ना अनन्या? सरफेस टेंशन, टेम्परेचर, हीट एनर्जी, सर स्पेसिफिक हीट। माय लेफ्ट हाँ। मेरा रह गया था। एक मिनट लिख लो फिर। कुछ पूछना है इसमें पूछ लो। वो सारा तुमने नोट्स में से लिख लिया था। ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, प्रेशर एंड ऑल मॉड्यूलस हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला, m1 l-1 t-2, all strengths are dimensionless unitless। स्कूल में भी क्या हो रहा है? स्कूल में क्या हो रहा है अभी? वेक्टर शुरू हो गया, वेक्टर। दे आर रशिंग। मैं मोशन 1D करा दिया। मोशन 1D हो चुका है। हो चुका है। कोई बात नहीं, हो जाएगा वो सारा। वो सारा हम करेंगे, आप हो जाएगा। गंगेश लिख लिया? यस सर। ओके। हम्म। हाँ, फॉर्मूला भी लिखता हूँ मैं। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर दिया है, जो हमारा चैप्टर है उसके क्वांटिटीज हैं सारी है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और मैथ्स में क्या शुरू हुआ है? सेट रिलेशन नहीं कराया? सेट रिलेशन हो गया। हम सेट रिलेशन से करेंगे शुरू बस। हम्म। थर्मल रेसिस्टेंस इतना कर लेते हैं एक बार, ठीक है? टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कर लो चाहो तो। पिछले वाले से रिलेटेड था, कंप्रेसिबिलिटी। सरफेस टेंशन में तुम्हें आइडिया देता हूँ थोड़ा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तुमने देखा होगा सरफेस ऑफ वाटर पे मॉस्किटो बैठ जाता है ना? इंसेक्ट्स बैठ जाते हैं ना? पानी की सरफेस पे मॉस्किटो को बैठे हुए देखा तुमने? हम बैठ सकते हैं? होता है एक ही, जितनी भी लिक्विड सरफेसेस होती हैं दे बिहेव लाइक ए मेम्ब्रेन शीट, अ टाइट शीट। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इफ आई ड्रॉ अ लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं। उस लिक्विड सरफेस पे दे अप्लाई अ फोर्स इन बोथ द डायरेक्शन, एंड दीज मॉलिक्यूल ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड। तभी तुमने देखा होगा ड्रॉपलेट्स नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर होती हैं, बिकॉज फॉर अ गिवन वॉल्यूम अ स्फीयर हैज द लीस्ट वॉल्यूम। अगर मान लो फॉर गिवन वॉल्यूम लीस्ट एरिया अगर क्यूब का होता तो वाटर ड्रॉपलेट नहीं होती, फिर वाटर क्यूब्स होते। और बड़ी बड़ी वाटर ड्रॉपलेट क्यों नहीं बन पाती? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना हो तो ऑल लिक्विड्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ बिगर क्यूब्स, बिगर स्फेयर्स। तो सरफेस टेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, एंड इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। लिख लेना ये। सरफेस टेंशन इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, F/L। टेम्परेचर तुम्हें मालूम ही है। हीट एनर्जी को मैंने बताया था, ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज आर, हीट एनर्जी को क्यू या एच से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्यू ले लेंगे। इसको थीटा ले लो टेम्परेचर को।
कैसे हो जाएगा? क्यू, कैपिटल क्यू। नहीं नहीं, डायमेंशन में क्यों नहीं लिखोगे? मैंने तुम्हें एक चीज लिखवा दी कि याद करो जरा। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज एंड द वर्क डन हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, लिखवा दे, याद है गंगेश? ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो। सो यूजिंग दैट डायरेक्टली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, K⁻1, केल्विन की पावर 1। सरफेस टेंशन क्या आ रहा है? M m1 L0 T-2। परफेक्ट। यूनिट क्या हो जाएगी? क्या बात कर रही हो? नींद में रहती है अक्षता, आके तुम स्कूल से आके सो जाती हो ना? आके सो जाती हो स्कूल से आके? अच्छा। न्यूटन पर मीटर स्ट्रेट अवे फोर्स बाय लेंथ। हाँ, वो भी तुम कर सकती हो वैसे, kg/s²। वो मीटर मीटर कट जाएगा, है ना? फिजिक्स में तुम्हें एट इट रहना डायरेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना? और you'll नोटिस दैट you'll डू वेल। फिजिक्स से डरना नहीं है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे जब हमारे दूसरे चैप्टर न्यूमेरिकल वाले आएंगे। बट टाइम टू टाइम तुम्हें पढ़ाई करना है, बस रिवीजन करना है। ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज वुड बी हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। बताना जरा, अनन्या, हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, डायमेंशन? एनी एनर्जी का बता दो मुझे। फोर्स इंटू लेंथ। M1L2 T-2, यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। बट नॉर्मली क्या होता है कि इन द केस ऑफ heat we use another unit called calorie, but calorie is not SI unit, but still we use it. One calorie is 4.18 joule or approximately 4.2 जूल। तो हीट वाले चैप्टर में हम कैलोरी, जूल की जगह कैलोरी भी यूज करेंगे। एंड द रिलेशन आई हैव टोल्ड यू, वन कैलोरी इज 4.2 जूल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में आएगा, ये को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इस वाले फॉर्मूले से हम एस निकाल लेंगे। एस कितना हो जाएगा? Q/M डेल्टा थीटा। व्हाट इज डेल्टा थीटा? चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है हीट सप्लाई करें तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो अगर किसी का मास m है, उसको तुमने Q हीट सप्लाई करी, तो उसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा से राइज कर रहा है। तो S कहलाता है स्पेसिफिक हीट। केमिस्ट्री में भी तुम पढ़ोगे। S निकाल लो यहाँ से। एस स्पेसिफिक हीट है। K-1 आएगा। क्योंकि हो क्या रहा है, क्यू तो एनर्जी होगी तुम्हारी, M1L2 T-2 डिवाइड बाय M, एंड डेल्टा थीटा जाएगा के। तो इसका आंसर आएगा M0L2 T-2 K-1। व्हाट अबाउट यूनिट, क्या लिखोगे? अच्छा।
क्या हुआ महल, तुम लेट हो गई आज? तो वो मैं कब से ज्वाइन करने की ट्राई कर रही थी, अच्छा। बट मुझे दिखा रहा था कि मीटिंग शुरू नहीं हुई है। ओहो। कोई बात नहीं, थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लेना, हमने ना एक पेज ऑलरेडी कर लिया है। ओके सर। तो so if you supply heat to a body, its temperature will rise by delta theta. There's a term called heat capacity, specific heat capacity, S, and the dimensional formula is this. Next is heat capacity. Heat capacity is Q by delta theta. तो Q कितना है? एनर्जी m1 L2 T-2, एंड डेल्टा थीटा इज K केल्विन। तो ये हो जाएगा हीट कैपेसिटी का m1 L2 T-2 K-1। जिन क्वांटिटीज में K आ रहा है ना, वो जनरली वो डायमेंशन एनालिसिस में यूज नहीं होंगे, बिकॉज डायमेंशन एनालिसिस का ड्रॉबैक ये होता है कि सिर्फ तीन क्वांटिटीज को ही हम यूज कर सकते हैं मैकेनिक्स में। बट एमसीक्यूज में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस, व्हाट इज द करेक्ट डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी, चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट यूनिट, क्या होगा यूनिट के लिए? कुछ नहीं करना हमें। हीट एनर्जी का कितना होता है वो? जूल, और देखो, यस इट कुड बी जूल पर डिग्री सेल्सियस, और मैंने बताया था कि हीट एनर्जी को हम कैलोरीज में भी करते हैं, तो कैलोरीज पर केल्विन और कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों यूनिट इसकी हो जाएंगी। हाँ, उसमें भी कर सकते हो तुम। यस, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं ना, इसका बताता हूँ इसका। इसका यूनिट होगा जूल पर मास, हो जाएगा किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट का, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट का एक और यूनिट होगा, जूल की जगह कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है ना महल, तो तुम्हें ग्रुप में लिख देना चाहिए था। तुमने लिखा ग्रुप में? सर माय मॉम मैसेज। अच्छा अच्छा, ठीक। तो कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को तुम केल्विन में भी कर सकते हो, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। चेंज, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है। थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला करेंगे जहाँ पे विल सी द रिलेशन बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ टेम्परेचर्स, सेल्सियस स्केल, डिग्री स्केल, एंड केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो चेंज इन केल्विन और डिग्री सेम होता है। एंड अनदर रिलेशन इज दिस, दैट 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन इक्वल्स टू 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो जब भी हमें कैलोरीज पर ग्राम पर केल्विन को जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा, तो 4200 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। कहने का मतलब, अगर हम 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री से हीट करना चाहें, टेम्परेचर बढ़ाना चाहें, तो हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? 1 कैलोरी। इफ यू वांट टू हीट वाटर बाय 1 डिग्री, यू नीड टू सप्लाई 1 कैलोरी ऑफ हीट। जबकि आइस का स्पेसिफिक होता है 0.5 कैलोरीज पर ग्राम, मतलब 0.5, अगर आइस है 0.5 ग्राम, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना चाह रहे हो, तो ओनली पॉइंट यू हैव टू 1 ग्राम, सॉरी आइस, मतलब यू ओनली नीड 0.5 कैलोरीज ऑफ हीट। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। नाउ आई ट्राई टू रिलेट दीज क्वांटिटीज, जो भी, ये लिख लिया सारा। 10th क्लास से मैं रिलेट कर रहा हूँ कुछ टॉपिक जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। टेल मी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का कॉज क्या है? वाई डू मेटल्स कंडक्ट, इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट? बताओ। वाई इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय कंडक्टर्स ओनली, नॉट बाय इंसुलेटर्स? मेहल, अनन्या? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस, बिकॉज कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
All metals are good conductors because they have large number of free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ दे आर रैंडमली मूविंग हियर एंड देयर। मैं 10th क्लास में किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं विद हेल्प ऑफ ए बैटरी तो क्या होगा? करंट स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। नाउ लेट्स ट्राई टू कोरिलेट विद अ मेटल कंडक्टर। अगर अब एक स्पून को, स्टील के स्पून को कढ़ाई में डाल दें जिसमें हॉट वाटर है, तो क्या होगा? दूसरा एंड भी उसका गर्म हो जाएगा। हो जाता है। तो all conductors are good conduct all metals are good conductor of electricity. They're also good conductor of heat, because heat का conduction भी conduction या free electron से होता है। The cause of conductivity, whether it's heat or electricity, is free electrons। ठीक है। तो अगर हम किसी मेटल में कंडक्टर को हीट सप्लाई करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? याद आ रहा है? 10th क्लास, ये भूल गए? आई इज इक्वल टू वी बाई आर। करंट को फ्लो कराने के लिए वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट तभी फ्लो करेगा, कन्वेंशनली करंट इज मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, राइट। तो सिमिलरली अगर हमें हीट को फ्लो कराना है, दिस टर्म कॉल्ड हीट करंट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा फॉर्मूला तुमने किया होगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एनीवन बताओ? हाउ वुड यू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट? महल, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। The rate of flow of electric charge. परफेक्ट। तो टाइम रेट ऑफ फ्लो यू कैन से। तो टाइम ऑफ रेट ऑफ फ्लो का मतलब चार्ज को मैंने क्यू से रिप्रेजेंट किया। क्यू यहाँ पे हीट नहीं है, ठीक है, एंड टी इज द टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो सिमिलर फैशन में वी कैन डिफाइन हीट करंट, विच इज हीट एनर्जी बाय टाइम। यह है हीट एनर्जी बाय टाइम। यहां पे क्या है? चार्ज बाय टाइम। सिमिलरली इसके कोरोस्पोंडिंग हीट का फॉर्मूला क्या होगा? अगर विंटर्स में गर्म चाय का प्याला रखा हुआ है तो वो और गर्म हो जाएगा रख के, या ठंडा हो जाता है? अगर सपोज बाहर का टेम्परेचर 15 डिग्री 20 डिग्री है और चाय का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो विल इट गेट कूलर और हॉटर? कूल, बिकॉज लूज हीट टू द सराउंडिंग। स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर ऑफ हीट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। कभी ऐसा हुआ है कि चाय, ठंडी चाय हो गई अपने आप वो गर्म हो गई? ऐसा तो नहीं हो सकता। सिर्फ एक केस में हम उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि फ्रिज में क्या होता है? फ्रिज में कंटिन्यूअसली फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर मान लो -10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, फ्रीजर का मैं बोल रहा हूँ। बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। फिर भी कंटिन्यूअसली हीट का ट्रांसफर बाहर की तरफ होता रहता है। रेफ्रिजरेटर में भी ऐसे ही होता है। रेफ्रिजरेटर, सॉरी, इसमें एसी में भी यही होता है। अभी यहाँ पे एसी चल रहा है, यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री मान लो, ठीक है, बाहर का 35 मान लो, स्टिल हीट ट्रांसफर लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हो रहा है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ा है? हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ रही है। तो स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर ऑफ हीट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ हायर टेम्परेचर है मान लो 90 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री, तो हीट ट्रांसफर ऐसे होगा। तो हीट करंट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे आएगा टेम्परेचर डिफरेंस। और यहाँ पे था इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, यहाँ पे आएगा थर्मल रेसिस्टेंस। तो दोनों का कोरिलेशन हो गया एक तरह से। यहाँ तक सब लोगों ने लिख लिया ना? 43 तक मैं इसको हटा रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ। आई नीड अ लिटिल मोर स्पेस। एक और चीज कर लो यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का एक और फॉर्मूला था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो, लेंथ और एरिया के फॉर्म में। लेंथ अपॉन एरिया। नहीं नहीं नहीं, रोयल भाई बहुत जल्दी भूल गए तुम लोग। 10th का रिजल्ट आया, भूल जाओ सब क्या रखा है इन चीजों में। नहीं,
रो एल बाय ए, गंगेश यही था। रो क्या था? लो कर लो बात। रो था कोई स्पेसिफिक Constant. रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इतनी जल्दी भूल गए? डेंसिटी, मटेरियल डेंसिटी, वो भी रो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे रो है, यहाँ पे जो रो है वो क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, है ना। अब कोई बात नहीं, 12th में वापस आने वाला ही है। और रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। अब लेट्स ट्राई टू कोरिलेट विद दिस। ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास थर्मल रेसिस्टेंस है, ठीक है। रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, ये वाला के कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने बताया था ना कि ईटा जो था कोएफिशिएंट विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो 1/k हो गया, एल की जगह एल हो गया, ए की जगह ए हो गया। ए क्या है? एरिया। एल क्या है? इसकी लेंथ, या डेल्टा एल भी लिख सकते हैं इसको। तो एक बार ये फोटो बना लो, जो मैंने कोरिलेट किया है इलेक्ट्रिसिटी को हीट कंडक्शन के साथ, और फिर साइड में इनके टाइम फॉर्मूले बनाओ। हाँ, साइड में लिख लो, काम आएगा। हालांकि चैप्टर हम बाद में पढ़ने वाले हैं, बट स्टिल ये थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सेकेंड बुक का पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जहाँ पे सारा होगा। मेल स्कूल में क्या चल रहा है अभी? सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन करवा रहे थे। नहीं, तुमने तुमने पहले वो कर लिया था, मोशन प्लेन तो कर लिया था ना शायद। हाँ। तो मोशन 1D अब शुरू किया है? हम्म। टेस्ट है कोई अभी? अभी तो समर ब्रेक के बाद होंगे यूटीज। समर ब्रेक शुरू हो गया अब? अभी तो अभी नहीं हुआ। नहीं। नहीं। कल मैथ्स की और मैम की एप्टीट्यूड। ट्यूसडे ड्राइंग एंड मैथ्स। मेरी मैथ्स की क्लास 2 दिन हुआ करेगी तुम्हारी, तो कल हम वो शुरू कर लेंगे। मंडे नहीं होती, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे फिजिक्स होता है। तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो क्लास के बाद रुकोगे। जैसे मान लो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक स्कूल में आ रहा हमने नहीं किया, बिकॉज वो तो दिल रश लाइक एनीथिंग। यहाँ आई गो स्लोली एंड डूइंग इन डिटेल थिंग्स। तो जो भी एक्स्ट्रा करना होगा वो क्लास के बाद। और साउथ एक्स वाले स्टूडेंट को संडे को रुकना होगा 12:15 से 1 एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है गंगेश, अनन्या। तो ऐसा करते हैं ना, हम हीट करंट से स्टार्ट कर लो पहले, 48 इजीली हो जाएगा तुम्हारा। कंप्रेसिबिलिटी मैंने बताया नहीं। कंप्रेसिबिलिटी इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है हाउ इजीली अ मटेरियल कैन बी कंप्रेस्ड। लिख लो चाहे तो साइड में। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स ability of a material to get compressed. Ability of a material to get compressed is called compressibility. It is reciprocal of bulk modulus. तो बल्क मॉडुलस तुम ऑलरेडी कर चुके हो, है ना। तो उसका उल्टा कर देते हैं। बल्क मॉडुलस है m1 L-1 T-2, है ना, यही था ना। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा m-1 L1 T2, राइट। अक्षिता ठंड लगी तो एसी बंद कर दें? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर वो बल्क मॉड्यूलस नहीं आया था सर समझ में। बल्क मॉडुलस था, जितने भी मॉडुलस होते हैं ना,
उनका सबका सेम होता है। जैसे बल्क मॉडुलस था ना, तो ये बल्क मॉडुलस हो गया, या शेयर मॉडुलस हो गया, या यंग्स मॉडुलस हो गया, या प्रेशर हो गया, या स्ट्रेस हो गया, जितनी भी ये क्वांटिटीज, इन सबका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, m1l-1 t-2, एंड द यूनिट इज पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेल तो में लिख लेना, ऑल stresses, all modulus and pressure, they have same unit and same dimensional formula. They have same unit and same dimensional formula. तो बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, प्रेशर, स्ट्रेस, और जितनी भी स्ट्रेन है सबका भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये वाली स्ट्रेन नहीं है तो एग्जाम के पहले होती है, स्ट्रेस हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़े, वापस वहीं पे आ जाओ। तो ये हो गया तुम्हारा, हीट करंट निकालो अब जल्दी से। हीट करंट क्या है? हीट करंट है हीट एनर्जी बाय टाइम। हीट एनर्जी बाय टाइम करो। हीट, हाँ, हाँ उसको करते हैं, वो यहाँ से आ जाएगा, फिर उल्टा चल रहे हैं हम लोग। तो ये था, एनर्जी था m1l2t-2 डिवाइड बाय टाइम किया, तो इसका हमारा आंसर आ गया m1l2। अब मुझे जरा देखो, बताओ तुम लोग, विच अदर फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज द हीट करंट? अपने नोट्स देखो और ढूंढ के बताओ। क्वेश्चन है, विच physical quantity have the same dimensional formula as the heat current? अगर रिवीजन किया होता तो मैं याद होता, इसका अंदर रिवीजन नहीं हो रहा है। मैकेनिकल पावर सर। गुड। ठीक है, अनन्या, तुम्हारा एग्जाम है कब है? मंडे को। फिर तुम्हें मैं आओगे ना संडे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा क्या आएगा, ठीक है? ओके। लेकिन वो सब तभी हो पाएंगे जब तुम्हें सारी डायमेंशन पता होंगी। डायमेंशंस याद करना बहुत जरूरी है। तीनों एप्लीकेशन करा दूंगा डायमेंशंस के उस दिन, बट दैट यू कैन डू ओनली एंड ओनली इफ यू नो द डायमेंशंस। चलो ठीक है, ये होगा। हाँ, तो हीट करंट सेम एज पावर, याद कर लो। देन टेम्परेचर ग्रेडियंट, मैंने बताया ग्रेडियंट का मतलब होता है हमेशा चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, के, और लेंथ क्या होता है, l-1, तो k1 l-1 हो जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन लेंथ। अब आता है थर्मल रेसिस्टेंस। थर्मल रेसिस्टेंस कैसे करेंगे? तो हम चाहें तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखो जरा, लुक एट दिस। थर्मल रेसिस्टेंस है हमारा डेल्टा थीटा बाई एच। एच पता है हमें, तो यहां से इसको ले लेते हैं। सो थर्मल रेसिस्टेंस हो गया इस फॉर्मूले से, आर टी एच, थर्मल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई एच। डेल्टा थीटा केल्विन हो गया, के, और हीट करंट तुमने अभी अभी निकाला है m1l2t-3, दैट इज m-1l-2t3k1। दिस इज थर्मल रेसिस्टेंस। अब आता है कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे, ये लास्ट हमारा बचा है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी।
तो जस्ट हैव ए लुक एट दिस। ये फॉर्मूला हीट करंट का है। हीट करंट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा, सॉरी, तो टेम्परेचर हो गया, थर्मल रेसिस्टेंस हो जाएगा रो की जगह 1/k L/A, है ना। जैसे रेसिस्टेंस क्या होता है, ρL/A होता है, तो रो की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/k कंडक्टिविटी, बाकी सारा सेम रहेगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं KA डेल्टा थीटा बाय L। तो यहां से कंडक्टिविटी निकाल सकते हो तुम, HL/A डेल्टा थीटा। ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी। कैसे किया वापस समझ लो। हीट करंट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेसिस्टेंस। थर्मल रेसिस्टेंस होगा 1/k L/A, के आ गया हमारा। यूनिट निकालने पहले। हीट करंट होता है जूल पर सेकंड, लेंथ हो जाता है मीटर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, डेल्टा थीटा है केल्विन। तो ये इसका यूनिट आ गया, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड। और जूल पर सेकंड का एक और होता है, जूल पर सेकंड को वॉट भी बोलते हैं, पावर। जूल पर सेकंड को मैं वॉट भी लिख सकता हूँ, तो वॉट पर मीटर पर केल्विन। दोनों में के आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को भी के से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को भी के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो वॉट पर मीटर पर केल्विन भी लिख सकते हो। केल्विन को मैं चाहूँ तो डिग्री सेल्सियस भी कर सकता था वैसे। अरे मैंने मिक्स मिक हाँ ठीक है, ये यूनिट है इसका, ऐसा यूनिट। हीट करंट का हो जाएगा जूल पर सेकंड, और वॉट, लेंथ हो जाएगा मीटर, एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा केल्विन। केल्विन को तुम डिग्री सेल्सियस भी डाल सकते थे। अब डायमेंशनल फॉर्मूला कोई बताएगा, निकालो। ओके, हीट करंट का था M1 L1 L2 T-3। एल का हो जाएगा लेंथ का एल, ये हो जाएगा L² K1। M1 L0 L1, सॉरी, T-3, परफेक्ट। तो मेजरली हमारी डायमेंशन हमने सारी अब कर ली हैं। सिर्फ लास्ट चैप्टर में तुम्हारा आएगा वेव्स एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि पेंडुलम है, तो उसको थोड़ा डिस्प्लेस करके रिलीज करोगे, स्विंग करेगा, तो उसका टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, दैट्स नॉट ए बिग थिंग। तो अनदर फिजिकल क्वांटिटी कुड बी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा बताना मुझे। डायमेंशन मतलब टी हो जाएगा 149 टाइम पीरियड, तो T1 हो जाएगा, यूनिट सेकेंड हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी बताओ। फ्रीक्वेंसी जो है इट्स बेसिकली रिप्रेजेंट बाय एफ, स्मॉल एफ, और न्यू ऑल्सो। दिस सिंबल इज फॉर न्यू। 1/T हो जाएगा, हाँ बोलो। हाँ वो कंडक्टिविटी का है। तो फ्रीक्वेंसी का 1/T होगा, यूनिट हो जाएगी पर सेकंड। कई बार साइकिल पर सेकंड यूज करते हैं, कई बार हर्ट्ज भी यूज कर सकते हैं। CPS मतलब साइकिल पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी का यूनिट। और एक और कर लेते हैं, 51 वेवलेंथ। वेवलेंथ समझते हो,
वेव तुमने पढ़ा था 9th क्लास में. वेवलेंथ इज बेसिकली टू टू कंसेक्यूटिव कर्व्स ऑफ क्रेस्ट. ये क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वन वेवलेंथ हो जाएगा, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी वही होगा, लैम्डा होगा ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस. सो अगेन वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस, तो इसका हो जाएगा L1 एंड द यूनिट वुड बी मीटर. एंड लास्ट, एक और लास्ट है बस. वैसे तो बहुत सारे हैं बट जो इंपॉर्टेंट है वही कर रहे हैं हम लोग. स्प्रिंग फैक्टर. स्प्रिंग फैक्टर और स्प्रिंग कांस्टेंट. यू ऑल नो दैट अगर किसी स्प्रिंग को हम प्रेस करें या इलोंगेट करें तो स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है. यस. तो स्प्रिंग फैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज F/Δl. अगर कोई स्प्रिंग है मान लो, उसको मैंने हैंग किया लाइक दिस, फिर उस पर फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगाने से वो स्प्रिंग थोड़ा इलोंगेट हो गया, तो जो इलोंगेशन है वो Δl है. तो स्प्रिंग फैक्टर इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट इलोंगेशन और कंप्रेशन. तो इसका यूनिट बता दो मुझे, डायमेंशन बता दो, और ये भी बता दो कि विच अदर फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज. और हिंट दे रहा हूं, आज ही किया है हमने वो. विच अदर फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला एज स्प्रिंग फैक्टर. यस, दैट्स राइट, सरफेस टेंशन. तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट आ गया, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? M0 M1 L0 T-2. तो इन क्वांटिटीज को जो हमने आज की, इतनी तो तुम्हें याद करनी है, 52 तो जो याद ना उनको डिराइव करना है. इसके बिना मेरा काम नहीं चल पाएगा. अब आते हैं हम, ये इतना सारा सब कुछ कर क्यों रहे हैं? इन सबको करने का एक कोई मकसद है, एंड दैट इज, यस, एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस और डायमेंशन एनालिसिस. अगर हमें डायमेंशंस पता है फिजिकल क्वांटिटीज की, तो हम फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला. वी कैन वेरीफाई वेदर अ गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, वो बता सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट. तो दीज आर द थ्री मेजर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. लिखो, ये लिख लिया? लिख लो पहले. सबसे पहले ये लिखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इससे बेस भी क्वेश्चन आ सकता है. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, according to the principle of homogeneity, only those physical quantities, only those physical quantities can be added or subtracted, only those physical quantities can be added or subtracted which have same units or dimensions, which have same units or dimensions. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है. मैंने ग्रुप में असाइनमेंट भेजा हुआ है ना उसका. दोबारा शेयर करता हूँ. तो इस पे बेस अक्सर क्वेश्चन आते हैं. अगर मैं तुमसे पूछूं
कि व्हाट इज 5 kg प्लस 2 kg। आंसर इज वेरी सिंपल, कितना होगा? 7 kg, बिकॉज दोनों की यूनिट सेम है। बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज 5 kg प्लस प्लस 3 मीटर, अक्षिता क्या होगा? 5 kg प्लस 3 मीटर, 53 kg मीटर। You can't. I mean, this is mass and this is length. They can't be added, right? So this is not possible. So only those physical quantities can be added or subtracted which have the same dimensional formula. इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आएगा? मान लो तुम्हें गिवन है कि that this is dimensionally correct formula s equal to at plus bt square plus c divided by v minus t, v divided by say dt। t टाइम है, s डिस्प्लेसमेंट, ये हमें गिवन है, एंड इट्स बीन टोल्ड टू अस दैट दिस इज ए डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला एंड द क्वेश्चन इज फाइंड ए बी सी डी का डायमेंशन और यूनिट। तो क्या करोगे? दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, ये लेंथ है लेफ्ट साइड में, तो ये भी लेंथ होना चाहिए, ये भी पूरा लेंथ होना चाहिए, ये पूरा भी लेंथ होना चाहिए। यस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो एस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वही ए इंटू टी का होना चाहिए। एस का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला? एल। ए हमें निकालना है, टी का क्या है? कैपिटल टी। टी को नीचे ले आओ, एल टी माइनस वन, ए आ गया, बात खत्म हो गई। तो यूजिंग दिस प्रिंसिपल वी कैन फाइंड अननोन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला। कैन यू टेल मी बी सी डी का बताना जरा करो। टेल मी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी सी डी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सर वो v माइनस डी टी है। यस, ना ए कांस्टेंट है, ए एरिया नहीं है, सम कांस्टेंट। हाँ निकाल दिया ना बाहर, चिंता मत करो, ये देखो बाहर निकाल के फेंक दिया। डी टी सारा निकालना है। उसके बाद तुम असाइनमेंट का 115 क्वेश्चन करेंगे हम। अब बी कौन निकालेगा बोर्ड पे आके? अक्षिता आ जाओ, बी बी फाइंड करो। थोड़ा दूर रख के, हाँ, इसको ब्रैकेट में डाल दो। इसमें वो प्रिंसिपल लग जाएगा ना, इसमें तुम ये सब्ट्रैक्ट कर रही हो, तो इसका और इसका सेम होना चाहिए। ओनली दो इन, इसका इसका सेम हो जाएगा ना, वी और डी टी का। ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव द सेम, यस, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला और सेम यूनिट। परफेक्ट, ये भी हो गया। एस इक्वल टू बी टी स्क्वायर कर दिया, बिकॉज हर टर्म का सेम यूनिट होना चाहिए था। एस हो गया एल, बी बाहर निकल दिया, टी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट इज सी एन डी। सी एन डी कैसे निकलेगा महल? नहीं, वी वेलोसिटी है, एस डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम, वी वेलोसिटी। है ना, वही फंडा सबसे पहले तुम्हें मैंने लिखवाया था। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल होमोजीनिटी ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव द
सेम यूनिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जरा देखो, v के साथ dt सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स v एंड dt मस्ट बी हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस टू, टी का टाइम हो गया, टाइम को नीचे ले आओ, ये आ गया। नहीं नहीं, डिवाइड तो हो रहा है। अनन्या समझ में आ गया ये? यस सर। सर वेलोसिटी का एल टी माइनस होता है, एल टी माइनस टू। अरे एल टी माइनस वन होता है, मिस प्रिंट हो गया। प्रिंटिंग एरर। एक्सेलेरेशन एल टी माइनस टू होता है। अब महल सी का कैसे निकलेगा? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल है, एल में से अगर मैं एल माइनस करूंगा तो क्या आंसर आएगा गंगेश? जीरो। एल माइनस एल कितना होगा? एल माइनस एल जीरो नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये होगा जीरो एल। ये मान लो मीटर है, ये भी मीटर है, 2 मीटर में से 2 मीटर माइनस किया तो कितना मीटर आया? तो क्वेश्चन क्या होगा, एल माइनस एल इज इक्वल टू एल एक्सप्लेन। यहाँ पे ये डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। अगर मीटर में से मीटर सब्ट्रैक्ट है तो मीटर तो बचेगा, चाहे 0 मीटर बचे। जीरो न्यूमेरिकल वैल्यू है। एनी फिजिकल क्वांटिटी हैज टू थिंग्स, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। यूनिट थोड़ी कटेगा। तो अनन्या, मंडे वाले पेपर में ये भी आ सकता है, एक्सप्लेन वाई एल माइनस एल इक्वल टू एल। तो यू कैन राइट द आंसर सिंस दिस डायमेंशन, डायमेंशन विल नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, दे विल नॉट। अब यहां पे क्या हो रहा है, एस का डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी सेम एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी डिवाइड बाय वी माइनस डी टी, राइट? एस का तो एल हो गया, सी का अपने को मांगता है, नीचे वेलोसिटी आ रहा है तो dt का भी वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी भी वेलोसिटी होगा, तो ये कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन। तो इन द डिनोमिनेटर इट विल बी एल टी माइनस वन। तो क्या आंसर आ रहा है सी का, एल टू टी माइनस वन। अब असाइनमेंट जरा देखो वाला, और इसमें क्वेश्चन नंबर 115 का सी पार्ट करो अभी। क्वेश्चन 115 का सी पार्ट, असाइनमेंट मैंने अभी ग्रुप में डाला है, नहीं है? मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन 115 का तुम अभी हार्ड कॉपी ले लेना, यहाँ पे रखा होगा डायमेंशन।